हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोनेट्स एंड पोएम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। और आपको पता है ये कितने इंपॉर्टेंट है, मुझे कहने की बार बार जरूरत नहीं है कि ये जो आज की वीडियो होने वाली है या क्लास होने वाली है, ये आप सभी को कितने सारे मार्क्स दिलवा सकती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक प्रेजेंट कर दो, एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो। बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई गई है, ये बहुत ज्यादा टाइम लगा है, अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है इसको। ठीक है, और आप देखेंगे इसकी हर लाइन से आपका एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन और क्लासेस डाउनलोड कीजिए ऐप, वहां पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में हर टॉपिक पे, हर चीज के ऊपर आपके टेस्ट दिए गए हैं। टेस्ट पक्का देने हैं, अलग अलग टॉपिक पे, चाहे आपके सिलेबस में कुछ भी लिख रखा है, हर वर्ड के ऊपर आपको टेस्ट दिए गए हैं। और जो टेस्ट देगा ना, उसके 100% मार्क्स बढ़ेंगे 10 to 12। और जो टेस्ट नहीं दे रहा है ना, चाहे वो कहीं से भी नहीं दे रहा है, तो उसके मार्क्स हमेशा एवरेज मार्क्स रहेंगे 25 to 30 या 35 तक। लेकिन जो टेस्ट देता है ना रेगुलरली और टॉपिक वाइज, उसके ही मार्क्स जाते हैं 40+ इंग्लिश सेक्शन में। हाँ, एक बात और, आज संडे है, आज आपका टेस्ट डाल दिया जाएगा 1 और 2 के बीच में। कल इसी टाइम तक 24 घंटे के लिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। 50 मार्क्स का वो टेस्ट होगा इंग्लिश सेक्शन का, फुल लेंथ। विलियम शेक्सपियर, देखो इनके है ना, हर लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है और हर लाइन में हर वर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। बर्थ इनका कब हुआ था? 23 अप्रैल को 1564 में, स्टेटफोर्ड अपॉन अवोन में। ठीक है, अब ये स्टेटफोर्ड जो है ना, ये इनके विलेज का नाम है। ठीक है, जहां पे ये पैदा हुए थे। और ये जो अवोन है ना, ये रिवर का नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये पूरा भी आ जाता है और पार्ट्स में भी आ जाता है। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है विलेज का नाम कौन सा है और रिवर का नाम कौन सा है। वारविकशायर कंट्री में, यानी कि ये भाई एक उनके एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट का नाम है यूके के। ठीक है, बैप्टाइज हुआ था। बैप्टाइजेशन क्या होता है? जो क्रिश्चियंस होते हैं, चर्च में ले जाके उनका नामकरण किया जाता है, तो उसको बैप्टाइजेशन बोलते हैं। होली ट्रिनिटी चर्च स्टेटफोर्ड में इनका बैप्टाइजेशन हुआ था 2 दिन के बाद, जब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि 26 अप्रैल 1564 को। जो स्टेटफोर्ड है वो एक विलेज है। वार्विकशायर जो है वो 3 तरफ से फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और आप इनके जो राइटिंग है, जो इनके प्लेज हैं, उनके अंदर इनके जो कंट्री है वार्विकशायर, इनके चारों तरफ के जो फॉरेस्ट हैं उनके नाम 100% देखेंगे। एज यू लाइक इट प्ले के अंदर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र किया गया है, ऐसे ही बाकी प्लेज में वाविक का और कॉलमैन का भी जिक्र हुआ है बहुत जगह पे। ठीक है, ज्यादातर इनका जो पेस्टोरल, जो आपका, जैसे पेस्टोरल कॉमेडी का यूज किया है एज यू लाइक इट में, तो वहां पे पेस्टोरल लाइफ को दिखाने के लिए इन फॉरेस्ट का यूज ज्यादातर किया गया है उनके द्वारा। उनके पेरेंट्स के ये थर्ड चाइल्ड थे। क्या नाम था उनके फादर का? नाम था जॉन शेक्सपियर, और मैरी आर्डन उनकी मदर का। ठीक है, एजुकेशन कहाँ की थी, शुरू की थी उन्होंने एट द एज ऑफ 7। पहला स्कूल कौन सा था? ग्रामर स्कूल एट स्टैटफोर्ड। उससे ज्यादा उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। बहुत कम पढ़े लिखे थे अपने कंटेम्परेरीज में वो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट है उनके बारे में। वो इतने कम पढ़े थे यहाँ पे कि उनको स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक बोला जाता है। और ये जो क्रिटिसिज्म किसने किया था? बेन जॉनसन ने किया था। अच्छा, देखो शेक्सपियर के बारे में है ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना कम होता है। तो क्रिटिकल कमेंट्स या उनके बारे में जो बोली गई बातें हैं, वो आप अगर कहीं से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, वो ज्यादातर पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, जैसे कि डब्ल्यू बी ईस्ट ने जो बोला है। ठीक है, जो आपका बैन जॉनसन ने बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट किए हैं उनके ऊपर। तो ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। जैसे ये स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक किसने बोला है? बेन जॉनसन ने बोला है उनके बारे में। स्पाउसल चिल्ड्रन की बात करेंगे, देखो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं उनकी पॉम्स के बारे में और सोनेट्स के बारे में। वो भी इतना ज्यादा मैटर है कि बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो। उसके अलावा जो मैटर है ना, वो तो शेक्सपियर तो 10 दिन करेंगे तब भी कम है। स्पाउस, 18 साल की उम्र में 26 साल के एक लेडी के साथ उन्होंने मैरिज की थी, एन हाथवे।
उनके उनसे 3 बच्चे थे, सुजैना, और बाद में जो 2 बच्चे और हुए थे, ट्विन्स थे, वो हेमनेट और जूलियट। जो हेमनेट था, इनकी 11 वर्ष में जो है डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए, डेथ कब हुई थी? 23 अप्रैल में 1616 में 52 ईयर्स की एज में, स्ट्रेटफोर्ड में। देखो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन बन जाता है, कब हुई थी, कितने साल की एज में हुई थी, और कहाँ हुई थी। कहाँ पे दफनाया गया था? 2 दिन बाद ही दफना दिया गया था, वहीं पे जहां पे इनका बैप्टाइजेशन हुआ था, होली ट्रिनिटी चर्च में। ठीक है, और इनका एपिटैफ क्या होता है? एपिटैफ क्या होता है? वर्ड्स रिटर्न ऑन ग्रेव। क्या होता है? वर्ड्स रिटर्न ऑन ग्रेव। जो आपके कब्र पर लिखे गए शब्द होते हैं उसको एपिटैफ बोलते हैं। पेपरमेंट या डायरेक्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है। तो एक क्वाट्रेन लिखा गया है इस तरीके से: गुड फ्रेंड, फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिक द डस्ट एंड क्लोज हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेस द स्टोन्स एंड कर्स बी दैट मूव्स माय बोन्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, डायरेक्टली ये लाइंस आ जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किनके ग्रेव का एपिटैफ है। ठीक है, निकनेम क्या था? बार्ड ऑफ एवोन बोला जाता है इनको। ऑक्यूपेशन क्या था? एलिजिबिथियन पॉइंट थे ये। एक्टर थे, हाँ, अपने प्लेज में इन्होंने एक्टिंग भी की है। और रेनेसेंस प्ले राइट थे, रेनेसेंस एज के सबसे फेमस और आज तक के सबसे फेमस प्ले राइट है। चलिए, शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट पहले बता चुका हूं, सोनेट के पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर उसमें कुछ जानकारियां रह गई थी तो वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। 154 सोनेट्स थी। 1609 में क्वार्ट्रो में पब्लिश की गई थी थॉमस थॉर्प ने। ठीक है, अभी क्वार्ट्रो क्या होता है थोड़ी देर के बाद बताते हैं। पहली जो 126 सोनेट्स है वो डेडिकेटेड थी डब्ल्यू एच के लिए, मिस्टर डब्ल्यू एच। और ये डब्ल्यू एच देखो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन है ना, ऐसा माना जाता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है ये दो लोग हो सकते हैं। कौन कौन? विलियम हर्बर्ट द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक और हेनरी रिथॉसले आर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ज्यादातर कयास लगाया जाता है कि हेनरी रिथॉसले को ही उन्होंने अपना मिस्टर डब्ल्यू एच माना है। ठीक है, जो फेर यंग मैन माना है अपने सोनेट्स के अंदर। और 126 से 152 तक उन्होंने डार्क लेडी के ऊपर लिखा। देख, सोनेट तो बहुत बड़ी बड़ी सोना, हर सोनेट जो है वो 14 लाइंस की है। 3 सोनेट ये ऐसी है जो 14 लाइंस की नहीं है, वो अभी मेंशन कर दूंगा कौन कौन सी 3 सोनेट्स है। 154 की 154 14 लाइंस की नहीं है, 151 14 लाइंस की है, और 3 आपकी अलग अलग है, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। सभी की लाइंस और सभी का मैटर याद करना नामुमकिन है। यहाँ पे सिर्फ हम उनका ब्रीफ या डायरेक्ट हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैरी फिंटन फिंटन माना जाता है कि डार्क लेडी को एड्रेस कर रहे हैं जहां पे वो। आखिरी 2 सोनेट्स जो हैं वो किसके ऊपर है? लव गॉड के ऊपर है, क्यूपिड। देखो, आपको जो ग्रीक और रोमन गॉड्स है ना उनके बारे में तो 100% लर्न करना ही करना है। अगर सोनेट्स और ये एलेजी और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, 10-12 है। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं ना, एक वीडियो उसके ऊपर भी बना देंगे, जो नॉवेल्स के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट 50 नॉवेल्स जो आज तक की है ना, एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाने की सोच रहा हूँ। वैसे तो पहले 100 की सोची थी, लेकिन 100 ज्यादा हो जाएंगी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट 50 नॉवेल्स जो है आज तक की लिखी गई, वो आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सोनेट्स जो है वो डिवाइडेड है 3 क्वार्टरेंस में और 1 राइमिंग कपलेट में। ये पहले ही बता दिया था। राइमिंग स्कीम क्या है? एक क्वार्टरेन की राइमिंग स्कीम सेम होती है, दूसरे की अलग होती है, तीसरे की अलग होती है। जो कपलेट होता है उनकी सबकी राइमिंग स्कीम सेम होती है। ए बी सी डी ई एफ ई एफ जी 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 जी। ठीक है, ये 100% आपको लर्न करनी है, और मेरे ख्याल में आपको लर्न हो भी गई होगी, पहले मैंने ये पढ़ा रखा है। ठीक है, 3 शेक्सपियर की ऐसी सोनेट्स हैं जिनकी जो लाइन है वो कम या ज्यादा है। 99 में 15 लाइन्स है,
126 में 12 लाइन्स है, 144 में लाइन्स तो उतनी है लेकिन उसमें आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज किया है। बाकी सभी सोनेट्स में किसका यूज किया गया है? आयम्बिक पेंटामीटर का। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर किसी को ये नहीं पता है कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, टेट्रामीटर क्या होता है, राइम स्कीम क्या होता है, मीटर क्या होता है, फुट क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, तो आप मैंने पोइट्री की राइमिंग स्कीम और मीटर या स्टैंजा फॉर्म्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मेरे भाई, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जो मेन थीम है सभी सोनेट्स की वो लव है, प्यार के ऊपर लिखी गई है। प्यार, इश्क, मोहब्बत यहीं से शुरुआत है। शेक्सपियर को ही माना जाता है कि पोइट्री फॉर्म में लव को इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया था। टॉय ट्रॉबिए जो था वो कपलेट के साथ एंड होता है, ऐसी सोनेट है। 154 सोनेट्स है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्टेव का यूज किया जाता है जिसके अंदर 8 लाइंस होती हैं। 14 लाइन्स पोएम होती है जो किसमें लिखी जाती है? आयम्बिक पेंटामीटर में। ये सारी की सारी मैंने आपको बात बता रखी है और अभी भी रिप्लाई कर दिया है आपको, मतलब रिवाइज करवा दिया है। जो करेक्टर्स यूज किए हैं शेक्सपियर की सोनेट्स में वो देख लेते हैं उनके बारे में, और थोड़ा सा ब्रीफ आपका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको। फेयर यूथ के बारे में बात किया गया है। ये अननेम्ड यंग मैन है, एड्रेस डायरेक्टली फेयर यूथ से ही इसको किया गया है। ठीक है। ग्रेटेस्ट सीक्वेंस ऑफ सोनेट के अंदर फिर ये देखो मेरे भाई, आज तक की जो शेक्सपियरियन सोनेट्स है ना, आज तक की ग्रेटेस्ट है। ठीक है। बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इसके अंदर जो एड्रेस किया गया है ना, वो 3 ही लोगों को एड्रेस किया गया है, तो इसलिए बहुत है कि 1 से लेके 126 सोनेट्स तक सिर्फ फेयर यूथ को ही डेडिकेटेड है। अच्छा, ये जो यंग मैन है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? ये हैंडसम है, सेल्फ सेंटर्ड है, यूनिवर्सली एडमायर्ड है, मच सॉट आफ्टर। ठीक है। अपने आप में सुलझा हुआ है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, खुद के बारे में सोचता है, सेल्फिश है थोड़ा सा, और मेरे भाई सब इसको पसंद भी करते हैं। ठीक है। 1 से 17 के अंदर जो पॉइंट है वो उस यंग मैन को शादी करने के लिए कहता है और मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है। वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता है। वो बाकी जो औरतें हैं या लोग हैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करता है, और भाई लव मेकिंग को एडमायर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। होमो एरोटिक है, जल्दी से इसका मीनिंग लिख दे कमेंट सेक्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब बात आती है कि वो बिट्रेयल भी करता है, और ये बिट्रेयल होता है डार्क लेडी के साथ। ठीक है। डार्क लेडी है ना, डार्क लेडी उसको सेड्यूस करती है, यानी कि रिझाती है। अ, इनके बीच में एक रिलेशनशिप लाइजियन बनता है। इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है जो बाद में बिट्रेयल में बदल जाता है बाय यंग में। ठीक है। और पॉइंट स्ट्रगल करता है कि वो दोनों इन सोनेट्स में स्ट्रगल करता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में रहे एक दूसरे के पास। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो पॉइंट है ना, वो अपने एक्ट के बिट्रेयल से और अपना जो है बिट्रेयल को दिखाता है। और बेसिकली इस पूरी सोनेट्स के अंदर, सारी की सारी सोनेट्स के अंदर लव एंड बेट्रेयल को ही दिखाया गया है, लव एडमाइरेशन को भी दिखाया गया है, सिडक्शन को भी दिखाया गया है। इन सभी मुद्दों पर भरपूर चर्चा की गई है। ठीक है। ऐसा माना गया है कि पॉइंट ने ऐसा माना है कि ये फेयर यूथ काल्पनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्रिटिक्स मानते हैं कि या तो ये हेनरी रिक्सोले है, थर्ड एल ऑफ साउथहैम्पटन, या ये विलियम हर्बर्ट है, अर्ल ऑफ पेम। डार्क लेडी क्या है? डार्क लेडी क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके ब्लैक हेयर है और डल कलर स्किन है, डल कलर स्किन है। ठीक है। 127th सोनेट में एकदम से अपीयर हो जाती है ये, और पोइट के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, ऐसा सोनेट्स के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है। बिल्कुल भी अमीर नहीं है, एरिस्टोक्रेटिक नहीं है, यंग नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, चेस्ट नहीं है। ठीक है।
उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो मडी है, उनकी जो ब्रीथ है वो रीक्स यानी कि आप ही बताइए इसका मीनिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्टली वही वर्ड है जो सोनेट्स में यूज किए गए हैं, तो इन वर्ड्स को याद रखना है, ठीक है। और अनगेनली वैन शी वॉक्स यानी कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। अब है ना, बेसिकली 5 पोएम्स हैं जो पढ़नी चाहिए आपको। लॉन्ग पोएम्स है, लॉन्ग नरेटिव पोएम्स है, उनमें से 4 मैं आपको करवा रहा हूँ, एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो आपको खुद करनी है, नोट्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। पहला, वीनस एंड एडोनिस 1593 में लिखी गई थी। किसने लिखी, किसको डेडिकेटेड थी? हेनरी रिचोले को थी। थर्ड एर्ल ऑफ साउथहैम्पटन लिखी गई थी 1592 और 1593 के बीच में, जब प्लेग आ गया था लंदन में। अच्छा, इस प्लेग के कारण है ना, सारे के सारे जो थिएटर्स थे उनको बंद कर दिया गया था, ठीक है। किसी को भी पब्लिक को अलाउड नहीं था कि वो थिएटर जाके प्लेज देखें। पैसे अच्छा, ये प्लॉट जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? ओविड मेटामॉर्फोसिस से लिया, ओविड की मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। देखो, जितने भी आपके शेक्सपियर के प्लेस देख लो, ड्रामा देख लो, या मेरे भाई आपका पोएम्स पोम्स देख लो, सारे के सारे जो है आपके किसी ना किसी सोर्स से लिया गया, उनका ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है, लेकिन उन्होंने सोर्स से अपना चीजें ली हैं और देखा है, और उनका सोर्स को लेके इतने अच्छे खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया है कि वो एक लेजेंड बन गए हैं, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अच्छे से वीडियो चल रही है या नहीं चली, चल रही है भाई, चलो। अच्छा, इस फॉर्म की वो देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। इसके अंदर 6 लाइन स्टेंजाज को यूज किया गया है, जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी। 199 स्टेंजाज है, यानी कि 1194 लाइन्स इसके अंदर दी गई है। और ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए शेक्सपियर का सबसे अच्छा क्रिएशन माना जाता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट को दिखाता है। बेसिकली इसके अंदर भी देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये वीनस होती है ना, ये गॉड ऑफ लव होती है, गॉड ऑफ लव। मैंने आपको बताया जो रोमन और ग्रीक आपके गॉड्स हैं, वो किस चीज का जो गॉड है, जैसे कि एरीज जो है वो गॉड ऑफ वॉर है, ठीक है। जैसे वीनस जो है वो गॉड ऑफ लव है। तो ऐसे आपको 100% लर्न कर लेने चाहिए, पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि कौन सा गॉड है। तो बेसिकली लव ऑफ गॉड ऑफ लव है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल सिडक्शन और ये सारी बातें तो इस पोम के अंदर भरपूर हैं, ठीक है। जो ये स्टोरी है क्या बताती है? वीनस के बारे में बताती है, जो गॉडेस ऑफ लव होती है, और ये अनरिक्वाइटेड लव करती है, एक तरफा प्यार करती है एडोनिस को, जो बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत आदमी है, ठीक है। पेस्टोरल है, समटाइम्स एरोटिक होती है, समटाइम्स कॉमिक होती है, समटाइम्स ट्रेजिक होती है, ये सारे इसके एलिमेंट्स है। पेस्टोरियल यानी कि रूरल रूरल लाइफ को ये शो करती है, अर्बन लाइफ को शो नहीं करती है। बेसिकली इसका जो प्लॉट होगा, या तो गांव का होगा, रूरल होगा, या फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा। कंटेन्स डिस्कोर्सेज ऑन नेचर ऑफ लव, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। बेसिकली पेस्टोरल है तो ये अपने आप एलिमेंट्स आ जाते हैं। बात करते हैं थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, ये क्या करती है? एड्रेस करती है। कैसे एड्रेस करती है, किस लाइन से एड्रेस करती है? द फर्स्ट आया ऑफ माय इन्वेंशन, इस लाइन से इसको एड्रेस करते हुए वो उनको एड्रेस करते हैं, ठीक है। बेसिक लैटिन पोएम ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है, ठीक है। ये स्टोरी कहां पाई जाती है? मेटामॉर्फोसिस क्रिएशन में पाई जाती है, जो किसने लिखी है? ओविड। क्वाट्रो पैम्फलेट पे ये क्या की गई थी? पब्लिश की गई थी। और ये जो है शेक्सपियर के जितने भी प्लेस थे, उनसे पहले ये पब्लिश की गई थी। और ये लंदन, इट वाज रिटन व्हेन लंदन थिएटर वर क्लोज। देखो, मैंने अभी अभी बताया कि ये उस टाइम पे लिखी गई थी जब लंदन के सारे प्लेग फैला हुआ था, और लंदन के सारे जो थिएटर्स हैं वो बंद कर दिए गए थे, पब्लिक एंट्री बैन थी। अब मैंने ये क्वार्टर के बारे में बता देता हूँ। देखो भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसको बनाने में, कल रात को बनाने लगा था, अब सुबह से इसको 8 बजे 7 बजे उठा था, तब से बना रहा हूँ इसको।
तो अब वीडियो बनाते ही डाल दूंगा। तो भाई देखो, ये भी बनाने का मुझे टाइम नहीं लगा, तो मैंने अपने जो नोट्स बना रखे हैं इन नोट्स से ही मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। बहुत सारे सारे अलग अलग सोर्सेस से लेके, ठीक है, बहुत सारे राइटर्स हैं जो फेमस है अपनी मार्केट में, बहुत सारी बुक्स आती हैं, कुछ कंटेंट वहां से भी है इसका। क्वाट्रो क्या है और फोलियो क्या है? क्वाट्रो 8 बाई 10 इंचेस का पेज होता था। बुक का पेज का साइज के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। फोलियो क्या है? 9 बाई 13 का पेज होता था। मोस्ट ऑफ द जो वर्क्स है वो फोलियो में लिखे गए हैं। जो पोम्स है ज्यादातर वो क्वार्टो में लिखी गई है। फोलियो आ जाते हैं, फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो, थर्ड फोलियो कब कब पब्लिश हुए थे। जो फर्स्ट फोलियो था 1623 में, सेकंड 1632 में, थर्ड 1663 में और फोर्थ फोलियो था 1685 में। ये खुद के मेरे नोट्स से हैं। और शेक्सपियर के बारे में जितने क्रिटिकल कमेंट है उनके नोट्स के ही फोटो लेके मैं आपका डाल दूंगा आपके नोट्स के अंदर ही। ठीक है। द रेप ऑफ लुक्रेस। अब लुक्रे, अब लुक्रे जो है ये बहुत ही फेमस है, 1594 में लिखी गई थी। नरेटिव पोयम है, यानी कि रीड्स लाइक स्टोरी, स्टोरी की तरह सुनाई जाती है। लेजेंड्रिया लुक्रेशिया के ऊपर ये बनाई गई है। डेडिकेटेड है हेनरी सोले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है। स्टोरी का जो प्लॉट है वो ओविड फास्टी एंड लिवीज हिस्ट्री ऑफ रोम से लिया गया है। ओरिजिनल स्टोरी है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है, जो डायरेक्टली बताई गई है। तो कैसे डेडिकेटेड किया गया है इसको? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए, द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड। ठीक है। अब ये है ना, ये भी पैम्फलेट के ऊपर छपी थी, ओरिजिनली पब्लिश की गई थी 1594 में। अब इसका थोड़ा स्टोरी के ऊपर देख लेते हैं। ये आर्गुमेंट है। द डेडिकेशन इज फॉलोड बाय आर्गुमेंट, a prose paragraph that summarizes the historical context of poem। बेसिकली जो आर्गुमेंट जो है ना, वो आखिरी में जो बताया गया है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताता है। इस पोएम के अंदर वो 1855 लाइन्स है, 265 स्टेंजास है, जिसके अंदर 7 लाइन्स है। आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। राइम स्कीम जो है ABA BBCC फॉर्मेट में लिखी गई है, जो राइम रॉयल कहलाती है। राइम रॉयल पहली बार किसने लिखी, सबसे ज्यादा यूज किसने की? दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपने मीटर या स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में नहीं पढ़ा है, फिर से कह रहा हूं जाके वीडियो देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। जो देख लेते हैं और कमेंट नहीं करते क्वेश्चन के आंसर्स का, वो सीरियस कैंडिडेट्स में नहीं समझता उनको। जो बहुत ही ज्यादा है ना, ऐसा पता नहीं क्या एटीट्यूड रखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सारी चीजें लेकिन जवाब नहीं देते हैं। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। जो प्लॉट है स्टोरी का, वो दो रोमन सोल्जर्स की कहानी है, टार्क्विन और कोलाटाइन की। कोलाटाइन और टार्क्विन की है। कोलाटाइन की वाइफ जो है लुक्रे लुक्रेस है। उन वो एक ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव वुमेन है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जो टार्क्विन है वो कोलाटाइन के घर आ जाता है उसकी एब्सेंस में। ठीक है। उसके बाद क्या कर देता है, वो उसका करता है और उसको मारने की धमकी देता है और कहता है अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपको आपकी बेइज्जती कर दूंगा, सबको बता दूंगा कि आपका मेरे साथ रिलेशन है। जो नुकरे है वो बड़ी ही डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत ही गुस्से में होती है, फ्यूरियस होती है और सुसाइडल हो जाती है। वो अपने पति को क्या करती है, लेटर लिखती है और घर आने को बोलती है। जो कोलाटाइन है वो घर आते हैं और अपनी बीवी से अपने पूरी स्टोरी के बारे में जानते हैं, मतलब सुनते हैं। जैसे ही वो अपनी स्टोरी बता देती है, वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में होती है, वो अपने आप को स्टैब कर लेती है, चाकू मार लेती है और मर जाती है। जो कलाटाइन है वो बहुत ही ज्यादा दुख में हो जाता है और वो भी खुद को मारना चाहता है। जो ये सीरीज ऑफ इवेंट उसके घर में हुआ है और उसकी वाइफ के साथ हुआ है, उससे वो बहुत ज्यादा
दुखी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो उसका फ्रेंड है ब्रूटस, वो उसको सजेस्ट करता है कि रिवेंज एक बेटर चॉइस है। उसके बाद सोल्जर्स जो है, ये जो सोल्जर्स हैं, दोनों सोल्जर्स हैं, वो उस लेडी की बॉडी को लेकर रोम की सीट में जाते हैं, और सभी जो लोग हैं बड़े ही गुस्से में आ जाते हैं ये कहानी सुन के, और टार्क्वेन और उसकी फैमिली को बैनिश कर देते हैं, वहां से भगा देते हैं, बैन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ लवर्स कंप्लेंट। लवर्स कंप्लेंट भी एक नरेटिव पोएम है, अ, जिसके अपेंडिक्स जो अपेंडिक्स है, जो सोनेट्स है आपकी शेक्सपियर की, ये उसका अपेंडिक्स है, जिसको 1609 में थॉमस थॉप ने पब्लिश किया था। पोम जो है 47 लाइंस की है, और आपका राइम रॉयल में लिखी गई है। राइम रॉयल का स्टेंजा फॉर्म आपको पता है, ठीक है। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। इसके अंदर बेसिकली है ना, एक यंग वुमेन है जो बैठ के जो एक रिवर के सहारे बैठ के रो रही है, ठीक है। और वो अपने जो लेटर हैं, जो लव लेटर्स हैं, जो उसका लवर है, जो उसने उसको लेटर्स लिखे हैं, जो गिफ्ट्स दिए हैं, जो उसको रिंग दिया है, वो सारी चीजें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है और नदी में फेंक रही है, ठीक है। एक ओल्ड आदमी आता है, एक बूढ़ा आदमी आता है उसके पास और पूछता है, भाई क्या दुख, क्या कारण है तुम्हारे दुख का, जो इतना दुख तुम शो कर रही हो, इतना जो ग्रीफ शो कर रही हो, सौरव दिखा रही हो, उसका क्या कारण है। तो वो अपने एक्स लवर के बारे में, फॉर्मर लवर के बारे में बताती है, कैसे उसको उसने बहलाया फुसलाया, सेड्यूस किया, और बाद में उसके साथ सेड्यूस करने के बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है। इसी तरीके की आपका प्लॉट है इसका। और वो दोबारा से वो अपना उसके बाद है ना, वो हर एक डिटेल बताती है कि क्या क्या उस उनकी रिलेशनशिप में हुआ। और वो कहती है अगर फिर से वो आदमी आता है, वो इतना ज्यादा चार्मिंग है, इतना ज्यादा वो अट्रैक्टिव है कि वो दोबारा से उसके प्यार में पड़ जाएगी। शी विल फॉल इन हिज लव अगेन, अगर वो दोबारा से उसकी लाइफ में आता है। लेकिन अब उसने उसको छोड़ दिया है। और उसी सीरीज को लेते हुए कि वो जो है वो क्या कंप्लेन करती है अपनी एक्स लवर के बारे में, तो यही सारी चीजें इस फॉर्म के अंदर बताई गई हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द फिनिक्स एंड द टर्टल। ये फिनिक्स और टर्टल है ना, ये एलिगोरिकल पोयम है जो बताती है डेथ ऑफ आइडियल लव बाय विलियम शेक्सपियर। ये पब्लिश की गई मेटाफिजिकल पहली पोयम मानी जाती है, पहली मेटाफिजिकल पोयम मानी जाती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हु इज फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ये जो है ना फ्यूनरल अरेंजमेंट के बारे में है। दो फ्यूनरल अरेंजमेंट है, किसका, फिनिक्स का और टर्टल डव का, ठीक है। ये टर्टल यानी कि वो नहीं है जो रेप्टाइल होता है, जो कछुआ होता है, वो नहीं है। ये एक डव है, ये एक पक्षी है, उसका नाम है टर्टल डव, ठीक है। कुछ बर्ड्स को इनवाइट किया गया फ्यूनरल में, कुछ बर्ड्स को नहीं बुलाया गया है, ठीक है। और ये बताती है परफेक्ट यूनिटी ऑफ बर्ड्स की एंड लव की, ठीक है। और डेड लवर्स को डेडिकेटेड है ये। यहाँ पे जो टाइटल है वो फिनिक्स एंड द टर्टल, ये पहले नहीं था, बाद में जब पब्लिश किया गया था इस पोएम को, उस टाइम पे ये नहीं था, बाद में इसको पब्लिश किया गया है। टर्टल इज द टर्टल डव नॉट द शेल्ड रेप्टाइल। हाँ, ये बता दिया, जो आपका जो कछुआ होता है वो नहीं है ये टर्टल डव एक बर्ड है, ठीक है। तो ये आपकी चार मैंने बता दिया आपको। एक और रह गई द पैशनेट पिलग्रिम, वो आपको खुद सर्च करनी है और खुद करना है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। आई आपको कोई ये पसंद आया होगा। कोई भाई गलती हो गई हो तो उसको सुधार लेना, क्योंकि बहुत ही वास्ट होता है विलियम शेक्सपियर के बारे में ढूंढ कर पता लगाना और एक्चुअल फैक्ट्स प्रोवाइड करना जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जगह अलग अलग फैक्ट्स हो सकते हैं। कोशिश की है ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको पढ़ाने की। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।